फ्रेंड्स, क्या आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि लाइक और कमेंट्स गिरता जा रहा है। चैप्टर 103 एंड 104। कसक बेड पर बड़ी अदा के साथ अपने दोनों हाथ फैलाए पड़ी थी। उसके साड़ी का पल्लू नीचे पड़ा था। तभी एक आदमी कसक के ऊपर आया और उसके होंठों को कैप्चर कर किस करने लगा, जिससे कसक के मुंह से प्लेजर भरी सिसकियां निकलने लगी। कुछ ही पलों में कसक और उस आदमी की आवाजें और सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी, जो राजवीर को अच्छे से सुनाई दे रही थी। राजवीर ने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया और वो वही वॉल के सहारे वहां बैठ गए। उन्हें थोड़ी देर पहले की बात याद आने लगा जब रूपाली और कसक एक दूसरे से बात कर रहे थे, और बात यह था कि रूपाली और कसक उस वक्त अपने रूम में बैठी थी। रूपाली के माथे और हाथों में अभी भी बैंडेज और प्लास्टर लगा हुआ था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस वक्त नफरत से कांप रही थी। सामने टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, जिसमें बार बार प्रेमम और अमीका की शादी की पिक्चर्स दिखाई जा रही थी, जिन्हें देखकर रूपाली का खून अंदर ही अंदर जल रहा था। इतना सब होने के बाद भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो प्रेमम के लिए इस हद तक पागल हो चुकी थी कि उसके लिए मरने को भी तैयार थी और अमीका को मारने को भी। रूपाली को किसी भी हाल में प्रेमम उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी और कसक को भी प्रेमम की प्रॉपर्टी चाहिए थी। कसक ने गुस्से से रिमोट उठा टीवी बंद किया और बौखलाते हुए बोली, नूनू, सब कुछ इस तरह बर्बाद नहीं हो सकता है। हमें कुछ करना होगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। पहले वायरल हुई न्यूज़ की वजह से हम ऑलमोस्ट बर्बादी के कगार पर आ गए और अब प्रेमम रायजादा पता नहीं क्या करेगा। वो हमें बर्बाद करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वैसे भी ये राजवीर रायचंद किसी काम का नहीं है। ये बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। 15 साल पहले हॉस्पिटल में उस अविका को मारने के साथ मुझे इस राजवीर को भी मार डालना चाहिए था, फिर हम जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन अब हमें कुछ भी करने से पहले उससे पूछना पड़ता है। इस बेवकूफ राजवीर रायचंद के नाम पर एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। उन दोनों बूढ़े बुढ़िया ने अभी तक अपने बेटे के नाम कुछ नहीं किया। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब ये सारी प्रॉपर्टी को राजवीर के नाम करे और हम उन पेपर्स पर उस बेवकूफ के साइन लेकर ये सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ बेचकर यहाँ से किसी अच्छी सी जगह चले जाए जहाँ हम सुकून से रह सके। मुझे लगा था कि तुम्हारी शादी प्रेमम के साथ हो जाएगी तो हम सब ऐश की जिंदगी जीएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये वीर उस अविका का बेटा जिसे मैंने इतने साल पाल पोष कर बड़ा किया है, ये भी अपने खून का असर दिखाने लगा है। मुझे इसका भी जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कसक ने गुस्से से पागल होकर रूपाली की तरफ देखकर कहा। अपनी माँ की बात सुनकर रूपाली भी नफरत के साथ बोली, यू आर करेक्ट मॉम, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए और उस अमीका को इस बार मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमें कुछ बड़ा प्लान करना होगा जिससे वो अमीका हमेशा के लिए मर जाए और उससे हमारा पीछा छूट जाए। जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक हम सुकून से नहीं जो सकते हैं। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में अमीका के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वही कोई भी और था जो छुपकर उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन रहा था। राजवीर डोर के पास खड़े कसक और रूपाली की बातें सुन रहे थे। उन दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर उनके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं की बीवी और बेटी है। क्या कसक सच में मुझे मारना चाहती है और ये वीर के लिए ऐसा क्यों बोल रही थी कि वो अविका का बेटा है? अपने खून का असर दिखाने लगा है। वीर तो कसक और मेरा बेटा है ना? राजवीर जी ने खुद से सवाल किए। इस वक्त उनका माइंड एकदम से ब्लैंक हो चुका था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। तभी अचानक कसक के फोन में रिंग बजी, जिसकी आवाज सुनकर राजवीर जी ने तुरंत हल्का सा रूम के अंदर झांक कर देखा। वो उनकी और बातें सुनना चाहते थे कि वो क्या बोल रही है।
क्योंकि अब उन्हें सच जानना था, और सबसे बड़ा सच ये कि वीर उसका और कसक का बेटा है या फिर उसका और अविका का। क्योंकि उन्हें सच में नहीं पता था कि वीर किसका बेटा है। उन्हें तो यही पता था वीर उनका और कसक का बेटा है। जिस वक्त कसक प्रेग्नेंट थी उसी वक्त अविका जी भी प्रेग्नेंट थे, और जब अविका जी की डिलीवरी हुई उसी वक्त उसी हॉस्पिटल में कसक की भी डिलीवरी हुई। लेकिन फिर नर्स ने राजवीर को आकर बताया कि वो सब अविका जी के बच्चे को नहीं बचा पाए। उन्हें बेबी गर्ल हुई है और उसे डेड बॉडीज वाले रूम में रख दिया गया है। उस वक्त किसी को भी कसक और राजवीर के अफेयर के बारे में नहीं पता था। राजवीर को भी अविका जी और उनके बच्चे से कोई मतलब नहीं था। वो तो पूरी तरह कसक के प्यार में पागल थे। उन्हें सिर्फ उसी की टेंशन थी। तभी डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि कसक को बेटा हुआ, और ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश भी हुए थे। जब उन्होंने पहली बार वीर को देखा तो वो एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि वीर की आंखें हुबहू अविका जी के जैसी थी। लेकिन फिर राजवीर ने इस चीज का ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर कर दिया। इस वक्त राजवीर जी की आंखों के सामने हॉस्पिटल का वही सीन किसी रील की तरह घूम रहा था। अभी वो अपनी उन पुरानी यादों में खोए हुए ही थे कि तभी उनके कानों में कसक की आवाज पड़ी, यस बेबी, तुम थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर अपने फोन को पर्स में रखा और रूपाली की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। किसका कॉल था मॉम? रूपाली ने कसक की तरफ देखकर पूछा। ये सब याद करके राजवीर की आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगे। इस वक्त उन्हें अविका जी की याद आ रही थी। जब उन्होंने भी राजवीर को ऐसे ही कसक के साथ देखा था, उस वक्त उन्हें क्या महसूस हुआ होगा? वो कितना तड़पी होंगी, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। लेकिन उस वक्त राजवीर को उनके दुख, दर्द, तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था जो अभी हो रहा था। राजवीर बुरी तरह फफक कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, अविका प्लीज मुझे माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको छोड़कर उस औरत से प्यार किया जो कभी हमारे प्यार के लायक थी ही नहीं। उसकी बेटी को अपना माना जो मेरी बेटी है ही नहीं, और मेरी बेटी को इतना दर्द तकलीफ दी जिसकी शायद कोई हद नहीं। अमीका को कभी अपनी बेटी नहीं माना, कभी भी एक बाप बनकर उसकी हिफाजत नहीं की। ये सब कहते हुए उनकी आंखों में गिल्ट साफ नजर आ रहा था। राजवीर उठे और अपने आंसू साफ कर बाहर निकल गए। राजवीर अपनी कार के पास आए और उसके अंदर बैठकर वहां से निकल गए। उनकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और आज वो पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपने दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था। इस वक्त उनका एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे आज उन्हें गिल्ट की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद राजवीर की कार एक जगह आकर रुकी। राजवीर ने विंडो से बाहर देखा जहां दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो रखा था। दिन का टाइम था लेकिन आसमान में छाए काले बादलों ने दिन में भी अंधेरा जैसा माहौल बना दिया था। आसमान में जोर से बिजलियां चमक रही थी। आज का दिन बिल्कुल वैसा ही था जब अविका जी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। राजवीर कार से बाहर आए और अचानक ही बारिश होने लगी। बरसात की पहली बूंद जैसे ही जमीन पर गिरी, वैसे ही राजवीर के चेहरे से आंसुओं की लकीरें और भी गहराने लगी थी। उनकी सफेद शर्ट बारिश में भीगने लगी, मगर आज उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ना कपड़ों की, ना दुनिया की, ना अपनी इज्जत की। आज उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी लाइफ को बर्बाद किया था। इस वक्त उनके दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अविका। उन्होंने कांपते कदमों से कब्रिस्तान की तरफ रुख किया। हर कदम भारी हो रहा था, जैसे धरती भी उनके अपराध का बोझ सहने से इनकार कर रही हो। कब्र पर पहुंचकर वो घुटनों के बल बैठ गए। मिट्टी से ढकी वो जगह जहां कभी उनकी असली मोहब्बत, उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे सच्चा रिश्ता सो रहा था। राजवीर ने कांपती आवाज में कहा, अविका, हम आ गए हैं तुम्हारे पास।
शायद बहुत देर कर दी, लेकिन अब समझ आया है तुम क्या थी और मैं क्या बन गया था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हर बूंद राजवीर के चेहरे पर गिर रही थी, जैसे ऊपर वाला भी उनके गुनाहों को धोना चाहता हो। लेकिन वो जानते थे कुछ गुनाह कभी नहीं धुलते। राजवीर फफकते हुए बोले, हमने उस औरत को दिल दे दिया जो सिर्फ जिस्म की भूखी थी, और तुम्हें खो दिया जो सिर्फ दिल की सच्चाई चाहती थी। हमने अमीका को ठुकराया, जबकि वो तुम्हारी परछाई थी, मेरी बेटी थी, और शायद मेरी आखिरी उम्मीद भी। उन्होंने कांपते हाथों से कब्र की मिट्टी छुई और अपना सिर वहां टिका दिया। देखो अविका, आज वो सब कुछ जो तुमने सहा था, आज मैं भी सह रहा हूं। तुमने मुझे उस दिन देखा था कसक के साथ, और आज मैं देख रहा हूं उसे किसी और की बाहों में। फर्क बस इतना है कि तुमने तब चुपचाप सब कुछ सहा, और मैं आज रो रोकर टूट रहा हूं। माफ कर दो अविका, सिर्फ एक बार माफ कर दो। अचानक एक तेज बिजली चमकी, हवाएं जोरों से चलने लगी। राजवीर की आंखों में डर नहीं था, बस पछतावे की राख थी। राजवीर की आंखों के सामने अमीका और अविका जी का चेहरा घूमने लगा, जिन्हें याद कर उनकी आंखें और भी ज्यादा गिल्ट से भर गई। उनकी वजह से आज अविका जी इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने कभी अपनी बेटी को बेटी माना ही नहीं। उस पर हाथ उठाया और यहाँ तक कल उसे अपने घर से भी बाहर निकाल दिया, जबकि उन्हें घर से बाहर अमीका को नहीं, अपने घर में पल रही रूपाली और कसक जैसी नगीनों को निकालना चाहिए था। राजवीर ने अविका जी की कब्र पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। यही मेरा सुकून है, यही मेरी सजा। वो वहीं कब्र पर लेट गए। बारिश में भीगते हुए आसमान से गिरती हर बूंद अब एक सवाल बनकर उन पर गिर रही थी। क्या तुमने उसे सच में चाहा था? कब्रिस्तान में बारिश की आवाज के बीच एक टूटी हुई रूह सिसक रही थी, जिसे अब कोई अविका नहीं संभाल सकती थी, और अमीका माफ नहीं कर सकती थी। राजवीर की आंखों से बहते आंसू कब्र पर गिर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 105। राजवीर ने अविका जी की कब्र पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। यही मेरा सुकून है, यही मेरी सजा। वो वहीं कब्र पर लेट गए। बारिश में भीगते हुए आसमान से गिरती हर बूंद अब एक सवाल बनकर उन पर गिर रही थी। क्या तुमने उसे सच में चाहा था? कब्रिस्तान में बारिश की आवाज के बीच एक टूटी हुई रूह सिसक रही थी, जिसे अब कोई अविका नहीं संभाल सकती थी, और अमीका माफ नहीं कर सकती थी। राजवीर की आंखों से बहते आंसू कब्र पर गिर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद बारिश होना बंद हो गई और आसमान में छाए काले बादल हट गए। धूप की सुनहरी किरणें निकल गई और आसमान का रंग सुनहरा हो गया। शाम को वो नज़ारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन राजवीर की जिंदगी में जो तूफान आया था वो शायद आज का ये नज़ारा भी कम नहीं कर सकता था। राजवीर सीधे बैठे और आंखों से आंसू साफ कर कब्र पर लिखे अविका नाम को चूमते हुए बोले, आई नो अविका जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमारे बच्चों के साथ बहुत गलत किया है, और इन सबकी कोई माफी भी नहीं है। अगर मैं पूरी जिंदगी पछतावा करूं तब भी मैं माफी के लायक नहीं हूं। लेकिन जो गलत हुआ है उसे थोड़ा बहुत सही कर सकता हूं। कसक मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है ना, आज मैं उस प्रॉपर्टी का ही किस्सा खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो उठे और सीधा अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गए। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था। बालों से टपकता पानी चेहरे को भिगोते हुए नीचे गिर रहा था। इस वक्त राजवीर की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी, जैसे अभी उनसे खून निकल आएगा। लगभग आधे घंटे बाद राजवीर की कार रायचंद मेंशन के सामने आकर रुकी। राजवीर कार से बाहर निकले और सीधा मेंशन के अंदर चले गए। अंदर आते ही उनकी नजरें दादा दादी जी पर पड़ी और साथ में चाचा चाची पर। वीर भी वहीं बैठा था। रूपाली इस वक्त वहां नहीं थी।
किसी के कदमों की आहट सुनकर सबने सर घुमा डोर की तरफ देखा और सामने खड़े राजवीर को देखकर वो सब एक पल के लिए हैरान रह गए। राजवीर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनकी लाल आंखें देखकर सबको पता चल रहा था कि वो जरूर रोकर आए हैं। अपने बेटे को ऐसे देखकर दादा दादी जी का दिल डर से बैठ गया। दादी जी जल्दी से उठी और राजवीर के पास आकर चिंता भरी आवाज में बोली, राजवीर बेटा क्या हुआ? और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? कुछ हुआ है क्या? हमें बताओ। बेटा क्या हुआ? कुछ तो बोलो। दादी एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी। वही बाकी सब भी उनके सवालों के जवाब के लिए राजवीर की तरफ देख रहे थे। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के दादी को देख रहे थे। उनके साथ अपना किया बिहेव याद कर उनका दिल गिल्ट और पछतावे से फटा जा रहा था। वो उस घटिया औरत के लिए अपने माँ बाप से भी लड़ने को तैयार था। ना जाने कितनी बार उनसे बदतमीजी से बात की और उन्हें भला बुरा कहा। अपना बिहेव याद कर राजवीर की आंखों से फिर से आंसू भर आए, जिन्हें देखकर दादी का दिल से डर से बैठने लगा। वही ऐसा ही हाल दादाजी का था। इस बार दादी ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, राजवीर क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ जाकर आए हो तुम? कुछ बताओगे भी हमें? ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। राजवीर तुम्हारी माँ कुछ पूछ रही है, जवाब दो बेटा, दादाजी ने बेचैनी के साथ कहा। अपने माँ पापा की बात सुनकर राजवीर ने कांपते होंठों के साथ कहा, माँ पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ कितना गंदा बिहेव किया। मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे मेरे कर्म है उन्हें देखकर लग रहा है कि अब मेरा उन्हें भुगतने का वक्त आ गया है। राजवीर के शब्द सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बेटे को कभी इस तरह टूटा और पछताते नहीं देखा था। दादाजी ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजवीर आगे बढ़े और दादी के सामने घुटनों पर बैठ गए। माँ, आपके आशीर्वाद के बिना मेरी कोई लड़ाई अधूरी है। मुझे नहीं पता मेरी राह क्या होगी, लेकिन अब मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। मुझे सिर्फ माफ कर दो। दादी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने तुरंत राजवीर का सिर अपने सीने से लगा लिया। बस कर बेटा, तूने कह दिया ना, यही बहुत है। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब हमें साथ रहकर सब ठीक करना है। दादाजी भी उठे और राजवीर के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा तूने बहुत गलत किया, लेकिन शायद भगवान ने तुझे समझ आने का समय दिया है। अब जो करना है सोच समझ कर करना। हमें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, लेकिन जिसने भी तुम्हें सही राह दिखाई है उसके हम बहुत बड़े आभारी हैं। हमारे स्थान तो जो किया उसके लिए शायद हम तुम्हें माफ कर दे और ऊपर वाला भी तुम पर रहम खाकर माफ कर दे, लेकिन जो अविका बहू के साथ तुमने किया है उसके लिए नहीं, हम कभी तुम्हें माफ करेंगे और नहीं ऊपर वाला। तुमने अविका बहू के साथ ही नहीं, हमारी बच्ची अमीका के साथ भी बहुत गलत किया है और उसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये कहकर दादाजी ने दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले जाते हुए बोले, चलिए मोहतरमा, शायद आपका बेटा नशे में है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, हमसे माफी मांग रहा है। कल होश में आते ही फिर से पहले जैसा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 106। ये कहकर दादाजी ने दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ ले जाते हुए बोले, चलिए मोहतरमा, शायद आपका बेटा नशे में है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, हमसे माफी मांग रहा है। कल होश में आते ही फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये कहकर वो जाने लगे, लेकिन तभी उनके कानों में राजवीर की आवाज पड़ी, पापा मुझे अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मेरी बेटी और बेटे के नाम करनी है। आप प्लीज अपने वकील को बुलवाकर प्रॉपर्टी को मेरे बेटे के बेटी के नाम करवा दीजिए। ये सुनते ही सब चौंक कर राजवीर की तरफ देखने लगे, जबकि दादी और दादाजी की भौहें तन गईं।
दादाजी ने गुस्से से आंखें तरेरी और बोले, वाह, अब समझ आया। सारी माफी, पछतावा, आंसू सब ड्रामा था, ताकि प्रॉपर्टी अपने नए प्यादों के नाम करा सको। हमारे जीते जी हम कभी तुम्हें उस ड्रामेबाज रूपाली के नाम प्रॉपर्टी नहीं करने देंगे। हम उस लड़की को अपनी कमाई की एक फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। ये सब कहते हुए उनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। दादी ने भी सख्त लहजे में कहा, राजवीर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम रूपाली को अपनी बेटी मानते हो, और वीर तुम्हारा बेटा, क्या तुमने एक बार भी अपनी उस बेटी को याद किया जिसे तुमने कभी गोद में नहीं उठाया, जिसकी माँ को तुमने इस दुनिया से ही चला दिया? राजवीर सबकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, न गुस्सा न सफाई। चाचा चाची चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहे थे। वीर, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, वो उठा और गुस्से के साथ बोला, डैड, आज आपको हो क्या गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और आपसे किसने कहा है मेरे और रूपाली के नाम अपनी प्रॉपर्टी करने को? आई नो कि आप अमीका से नफरत करते हो, लेकिन इतनी भी नफरत कोई बाप अपनी बेटी से कैसे कर सकता है कि उसे घर से बाहर निकालकर भी चैन नहीं मिला, जो अब उसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी हमारे नाम करना चाहते हो? ये सब कहते हुए वीर गुस्से से राजवीर को देख रहा था। उसे सच में अमीका के लिए बुरा लग रहा था। उसे अपने किए का पछतावा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। जो बीत गया उस टाइम वो वापस नहीं ला सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद वीर अमीका के साथ वो बिहेव नहीं करता जो उसने किया। वीर को रूपाली से ज्यादा अमीका से अटैचमेंट होती थी, लेकिन उसने इस चीज पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। तभी राजवीर जी फिर से बोले, मैंने जितना कहा है उतना करिए। इतना बोलकर वो हांफने लगे। तभी दादाजी जी बोले, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरी सिर्फ एक पोती है, मुझे उसका ख्याल रखना है, और तू उस रूपाली को प्रॉपर्टी देना चाहता है? तभी राजवीर जी बोले, आप एक बार वकील को तो बुलाइए, उसके बाद हम बात करते हैं। चैप्टर 107। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितने ज्यादा बेसब्र है। उनकी जल्दबाजी देखकर सब एकदम से हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। दादाजी ने एक गहरी सांस भरी और अपना फोन निकाल वकील को कॉल मिला दिया, क्योंकि राजवीर की जिद देखकर उन्हें समझ आ गया था कि अब राजवीर नहीं मानने वाले थे। कुछ देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ, जिसके बाद दादाजी ने वकील से कुछ कहा और फिर कॉल कट कर दिया। इधर दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में इस वक्त रिसेप्शन पार्टी की तैयारियां चल रही थी। पार्टी का अरेंजमेंट बाहर गार्डन में किया गया था, जिसमें हर फैसिलिटी के टॉप रिच आदमी आने वाले थे। प्रेमम इस वक्त अपने रूम में बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। अमीका घर पर नहीं थी और इसलिए वो टाइम पास करने के लिए अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। वो अभी तक रेडी नहीं हुआ और उसे देखकर लग भी नहीं रहा था कि उसे अपनी रिसेप्शन पार्टी में जाने की कोई जल्दी होगी। इधर अक्ष के रूम में अक्ष इस वक्त वॉल का सहारा लिए खड़ा था। उसने अपने दोनों पैरों को आपस में क्रॉस किया हुआ था और अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले वो रिलैक्स खड़ा था। वहीं बेड के पास राधिका खड़ी कभी बेड पर पड़ी एक्सपेंसिव ड्रेस को देख रही थी, जिसकी कीमत लाखों में थी, और कभी अक्ष को, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही घूरा जा रहा था। ड्रेस के साथ एक्सपेंसिव ज्वेलरी बॉक्स भी रखा हुआ था, जो नेकलेस और इयररिंग का सेट था। राधिका शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोली, क्या आपने मुझे इसके लिए इतनी जल्दबाजी में बुलाया? आपको पता भी है नीचे कितना काम पड़ा हुआ है। मुझे पहले वो काम खत्म करना था और फिर पढ़ाई करनी थी। मेरे एग्जाम आने वाले हैं, और अगर अभी जिस तरह से मैं पढ़ाई कर हूँ उससे तो लग रहा है कि मैं अगले 7 जन्म तक डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। आई एम सॉरी अक्ष, बट मैं अभी ये ड्रेस नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत महंगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपका इतना बड़ा कर्जा उतार सकूं। मेरा तो पार्टी में आने का भी कोई मूड नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। अमीका भाभी की तरह डॉक्टर बनना है, और अगर इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही अक्ष उसके पास आया और एकदम से उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रख चुप कर दिया। राधिका के पिंक लिप्स हल्के से खिले हुए थे और वो कभी अक्ष के चेहरे को देख रही थी तो कभी अपने होंठों पर रखी उसकी उंगली को। अक्ष ने एक गहरी सांस भरी और उसे घूरते हुए बोला,
कितना बोलती हो यार तुम। यू नो व्हाट, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां नहीं पसंद, इसलिए थोड़ी अपनी आदत को सुधारो। और मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम पार्टी में आने वाली हो या नहीं, ये ड्रेस लेने वाली हो या नहीं। मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, चुपचाप अपने कपड़े चेंज करो और ये ड्रेस पहनकर दिखाओ कि तुम पर कैसी लगती है। आई नो कि ये तुम पर अच्छी लगेंगी, आफ्टर ये मेरी चॉइस की है, इसे पहनने वाली भी और ये ड्रेस भी। ये कहते हुए वो अपनी गहरी नजरों से राधिका को देखने लगा। उसकी लास्ट लाइन सुनकर राधिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपने धड़कते दिल के साथ बोली, अक्ष क्या आपको सच में मैं पसंद हूँ? आई मीन आप मेरे साथ वो सब करते हो जो कि सही नहीं है, और अगर फिर आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? ये सुनते ही अक्ष के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और उसका चेहरा काला पड़ गया। वो राधिका को घूरते हुए अपनी बेहद ही सर्द आवाज में बोला, व्हाट यू मीन बाय कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया? तुम कोई चीज नहीं हो जिसे यूज किया और मेरा मन भर गया तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर हो और मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनूंगा, इसलिए मेरा तुम पर पूरा हक बनता है। मैं तुम्हारे साथ जो चाहे करूं, बस तुम्हें पसंद हो। You are the most beautiful part of my life, without which I can no longer live. ये कहते हुए उसने राधिका को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से आंखें बंद कर ली। राधिका की आंखों में हल्का सा पानी भर आया और उसने भी अक्ष को कस के होल्ड कर लिया। इस वक्त वो एक दूसरे के सीने से लगे खड़े थे। वही कोई और भी था जो उन्हें देख रहा था। सुनैना जी अपने हाथ में कॉफी ट्रे पकड़े हैरानी के साथ अक्ष और राधिका को देख रही थी। उन दोनों को साथ में देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और वो शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ उन दोनों को देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अक्ष किसी लड़की को पसंद करता है, और वो भी उन्हीं के घर की सर्वेंट की बेटी को। सुनैना जी की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उन्होंने कुछ पल अक्ष और राधिका को देखा और फिर तुरंत वहां से चली गई। इन सबसे अनजान राधिका और अक्ष अभी भी एक दूसरे के सीने से लगे थे। कुछ पल बाद अक्ष ने राधिका को हल्का सा खुद से दूर किया और अपना सर नीचे झुका उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। राधिका की आंखें अपने आप बंद हो गई। अक्ष ने उसे पीछे वॉल से लगाया और फिर गहराई के साथ किस करने लगा। राधिका के होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। अक्ष उसके होंठों को कुछ ज्यादा ही वाइल्डली सक कर रहा था, जिससे राधिका के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी। चैप्टर 108। इन सबसे अनजान राधिका और अक्ष अभी भी एक दूसरे के सीने से लगे थे। कुछ पल बाद अक्ष ने राधिका को हल्का सा खुद से दूर किया और अपना सर नीचे झुका उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। राधिका की आंखें अपने आप बंद हो गई। अक्ष ने उसे पीछे वॉल से लगाया और फिर गहराई के साथ किस करने लगा। राधिका के होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। अक्ष उसके होंठों को कुछ ज्यादा ही वाइल्डली सक कर रहा था, जिससे राधिका के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी, जिन्हें सुनकर अक्ष और भी ज्यादा गहराई के साथ उसे किस करने लगा। वो अपने एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसके गाल को सहला रहा था। लगभग 20 मिनट की लॉन्ग किस के बाद अक्ष जब पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया, तब जाकर उसने राधिका के होंठों को छोड़ा। उसके छोड़ते ही राधिका गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। अक्ष की नजरें उसकी चेस्ट पर टिकी थी। उसने एक गहरी सांस भरी और राधिका की बंद आंखों को देखकर बोला, आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद वन किस, आई वॉन्ट यू कम्प्लीटली। ये बोलकर उसने एकदम से राधिका को बेड पर धक्का दिया और फिर टेबल पर रखा रिमोट उठा डोर को लॉक कर दिया। राधिका बेड पर पीठ के बल लेटी हैरानी के साथ अक्ष को देख रही थी, लेकिन तभी अक्ष की नजरों को देखकर उसके दोनों गाल लाल हो गए। वो ब्लश करते हुए बोली, अक्ष प्लीज अभी नहीं, घर पर गेस्ट आए हुए हैं और किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये सुनकर अक्ष ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, किसी की इतनी औकात नहीं जो हमारे खास मूवमेंट देख सके, और अगर किसी के हमें साथ में देख भी लिया तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हूँ संभालने के लिए, इसलिए तुम बस मुझ पर ध्यान दो। ये बोलते हुए वो सीधा राधिका के ऊपर आ गया और एक बार फिर उसके पिंक स्वेलिंग लिप्स को अपने मुंह में कैद कर लिया।
लगभग 10 मिनट बाद अक्ष ने उसके होंठों को छोड़ा और उसकी गर्दन पर झुक चूमने लगा। वक्त के साथ वो वाइल्ड होता जा रहा था और अब वो बाइट भी करने लगा था, जिससे राधिका के मुंह से हल्की चीखें निकलने लगी। वो दर्द में सिसकते हुए बोली, अक्ष प्लीज बाइट मत कीजिए, मुझे दर्द होता है और फिर मार्क्स भी बन जाएंगे। ये सुनकर अक्ष वैसे ही उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, अच्छा ना, जब कोई भी लड़का इन्हें देखेगा तो तुम्हारे करीब आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा। सबको पता चलना चाहिए कि तुम सिर्फ अक्षरायजादा की हो। इसी के साथ उसने राधिका की राइट गाल को अपने मुंह में भर लिया और वो एग्रेसिवली उसे सक करने लगा। राधिका ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। उसे अक्ष का टच अच्छा लग रहा था, कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी। उसके मुंह से प्लेजर भरी सिसकियां निकल रही थी। इधर सुनैना जी अपने रूम में बैठी अक्ष और राधिका के बारे में सोच रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो 10 मिनट पहले ही अमीका के साथ पार्लर से आई थी। अमीका रेडी हो चुकी थी, इसलिए वो उसके साथ घर आ गई। अभी 5 बजे थे और पार्टी रात को 7 बजे से शुरू होने वाली थी, इसलिए अभी भी 2 घंटे बचे थे। सुनैना जी ने एक गहरी सांस भरी और खुद से कहा, हमें अक्ष और राधिका का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये दोनों जवान हैं और अपनी लिमिट्स क्रॉस करते इन्हें टाइम नहीं लगेगा। इन दोनों के बीच कुछ भी आगे बढ़े उससे पहले हमें राधिका को यहाँ से भेजना होगा। राधिका बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अक्ष और उसका रिश्ता सही नहीं रहेगा। लोग क्या कहेंगे? सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ये सब कहते हुए वो कुछ सोचने लगी। कुछ सोचते हुए उन्होंने रामू को कॉल करके पीछे के एरिया में बुलाया और फिर खुद भी रूम से बाहर निकलकर चली गई। इधर लगभग आधे घंटे बाद अक्ष राधिका के ऊपर से उठकर बेड पर आकर लेट गया। इस वक्त राधिका बेड पर हाफ रही थी और वो अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। अक्ष को रेसिस्ट करना इतना आसान नहीं था। उसकी गर्दन, चेस्ट, पेट, हर जगह लव बाइट्स के निशान बने हुए थे। अक्ष ने एक नज़र खुद को देखा और फिर उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी राधिका ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। अक्ष ने नजरें घुमा अपने हाथ को देखा और फिर राधिका की तरफ देखकर सॉफ्ट आवाज में बोला, व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? कुछ चाहिए तुम्हें? तभी राधिका बीच में उससे सवाल करते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हो? उसका सवाल सुनकर अक्ष ने आंखों से अपने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन मुझे भी सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसलिए वॉशरूम जा रहा हूँ। अभी तुम मुझे नहीं झेल सकती हो, इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा तुम्हारे 19 इयर्स के होने का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 109। तभी राधिका बीच में उससे सवाल करते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हो? उसका सवाल सुनकर अक्ष ने आंखों से अपने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन मुझे भी सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसलिए वॉशरूम जा रहा हूँ। अभी तुम मुझे नहीं झेल सकती हो, इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा तुम्हारे 19 इयर्स के होने का। उसकी ये बात सुनकर राधिका के दोनों गाल लाल हो गए। वो अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, डू यू लव मी? अचानक से उसका ये सवाल सुनकर अक्ष की एक भौं ऊपर उठ गई। वो उसे घूरते हुए बोला, Why are you asking me this question? ये सुनकर राधिका ने नजरें उठा उसे देखा और धीमी सी आवाज में बोली, Why don't you have an answer to this? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए अक्ष बोला, जवाब है, लेकिन तुम इस तरह अचानक से क्यों पूछ रही हो? यस ऑफ कोर्स, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ है। मेरी लाइफ में तुम पहली बंदी हो जिसके मैं इतने करीब गया हूँ, वरना बिना फीलिंग के कोई भी किसी के इतने करीब नहीं जाता है, और बाकी किसी का पता नहीं, मैं बिना फीलिंग के कुछ नहीं करता हूँ। तुम्हारे पास आने से मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, तुम्हें अपना बनाने का मन करता है। तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ।
तुम्हारी खुशी की वजह सिर्फ मैं बनना चाहता हूँ। तुम्हारे हमसफर बनकर तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। ये सब कहते हुए वो राधिका के पास आया और बेड पर अपना एक घुटना टिकाते हुए उसके चेहरे पर झुककर बोला, यस आई लव यू। आई लव सो मच, और अब तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए उसकी नज़रों में सच में राधिका के लिए प्यार नजर आ रहा था। उसकी आंखों में खुद के लिए वो फीलिंग देखकर जो आज तक उसने पहले कभी किसी की आंखों में नहीं देखी, पहले कभी किसी के पास होने से फील नहीं किया। ये सब देखकर राधिका की आंखों में पानी भर आया। उसने आगे बढ़कर अक्ष के माथे पर अपने होंठ टिकाए और धीमी सी आवाज में बोली, आई लव यू टू। आई डोंट नो आप जैसे खड़ूस से कैसे प्यार हो गया, लेकिन अब हो गया तो अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आज आप जी भरकर मुझे प्यार करें। मैं आपके लिए हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, फिर आपके प्यार का दर्द क्यों नहीं। ये कहकर उसने कुछ पल अक्ष की आंखों में देखा और फिर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। अक्ष की आंखें सुकून से बंद हो गई। वो चुपचाप बैठा था। जो भी कर रही थी वो राधिका कर रही थी। लगभग 20 मिनट बाद अक्ष राधिका पर झुका उसकी आंखों में देख रहा था। इस वक्त वो दोनों सिर्फ चादर में लिपटे हुए थे। अक्ष ने राधिका की आंखों में देखते हुए कहा, आई यू श्योर कि मैं आगे बढ़ूं? उसका सवाल सुनकर राधिका ने अपनी पलकें हाँ में झपका दी। अक्ष ने एक गहरी सांस भरी और उसने प्यार से राधिका के होंठों को कैप्चर कर लिया। दोनों का ही फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो नर्वस भी थे। थोड़ी देर बाद राधिका की हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जब अक्ष ने राधिका को छोड़ा, उसके छोड़ते ही राधिका को ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में चली गई थी। उसने करवट बदलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष ने एक नज़र वॉल क्लॉक की तरफ देखा और फिर राधिका को चादर में लपेटकर उसे अपनी गोद में उठा वॉशरूम में ले गया। राधिका ने हल्के से अपनी आंखें खोल अक्ष को देखा और फिर उसके कंधे पर अपना सर टिका वापस आंखें बंद कर ली। अक्ष ने राधिका को शावर दिलाया और उसे एक पेन किलर देकर अपने हाथों से उसे पार्टी के लिए रेडी करने लगा। राधिका ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी हल्की स्माइल के साथ अक्ष को देख रही थी, जो उसे किसी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 110। राधिका ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक काफी प्यारी मुस्कान थी। वो मिरर से अक्ष के चेहरे को देख रही थी, जिसका पूरा ध्यान राधिका के बाल सुखाने में था। उसे अक्ष को देखकर उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। तभी अक्ष की नजर राधिका पर पड़ी। राधिका को खुद को यूं देखता देख अक्ष ने अपनी भौहें उचका दी, जैसे कहना चाहता हो क्या हुआ। जिस पर राधिका ने अपने सिर को ना में हिला दिया। अक्ष ने राधिका के बाल सुखाए और उसके गले में अपने होंठ टिका दिए, जिससे राधिका के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई, जिससे अक्ष के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। अक्ष राधिका से अलग हुआ और वहां से अलमारी की तरफ चला गया। राधिका कंफ्यूजन से अक्ष की पीठ को देख रही थी। अक्ष अलमारी के पास गया। उसने अलमारी को खोला और उसमें से एक पैकेट निकाल लिया। उसने उस पैकेट को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो पैकेट लेकर राधिका के पास आया, जिसके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन थे। तभी अक्ष ने वो पैकेट राधिका के हाथों में रखते हुए बोला, स्वीटहार्ट जाओ चेंज कर लो, फिर हम पार्टी में चलते हैं। राधिका अभी भी उस पैकेट को देख रही थी। जब अक्ष ने राधिका को उस पैकेट को घूरते हुए पाया तो वह अपनी एक भौं को सिकुड़ कर बोला, तुम ऐसे घूर क्यों रही हो? इसमें ड्रेस है, जाओ और इसे पहन कर आओ। इतना बोलकर उसने उस ड्रेस को राधिका वो ड्रेस पकड़ा दी। राधिका उस ड्रेस को पैकेट से निकाला। उसमें एक बेहद खूबसूरत पार्टी वियर गाउन था। उसमें एक एमराल्ड ग्रीन कलर का ऑफ शोल्डर गाउन था। उस गाउन की फैब्रिक एक महीन सीक्वेंट वर्क था, जो हल्की रोशनी में टिमटिमा रहा था, जैसे उसकी हर चाल पर तारे झिलमिला उठते हों। तभी राधिका की नज़र उस गाउन के प्राइस में गया, जिसमें 50 लाख दिखा रहा था।
जिसे देखकर राधिका की आंखें बनी हो गई। वो अपनी बनी बनी आंखों से कभी गाउन को देखती तो कभी अक्ष को। ये गाउन एक इंटरनेशनल ब्रांड गाउन था जो कस्टम मेड था, जिसे बनाने में लगभग 28 दिन लगे थे। तभी राधिका उस गाउन को अक्ष को पकड़ाते हुए बोली, अक्ष मैं ये गाउन नहीं पहन सकती। जिस पर अक्ष की भौहें सिकुड़ गई। वो राधिका को देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड स्वीट हार्ट? क्या तुम्हें गाउन पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें गाउन पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मगर तुम अभी इसे पहन लो, हम कल तुम्हारी पसंद का गाउन खरीदेंगे। वहीं अक्ष की बातें सुनकर राधिका हैरान रह गई। वो अक्ष को देखते हुए बोली, नहीं अक्ष, गाउन तो काफी खूबसूरत है और मुझे पसंद भी आया, मगर। जिस पर अक्ष बोला, मगर क्या बताओ? तभी राधिका अक्ष को गाउन का प्राइस टैग दिखाते हुए बोली, मैं इतना महंगा गाउन नहीं ले सकती, प्लीज आज इसे वापस कर दे, मैं कुछ और पहन लूंगी, मेरे पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं। तभी अक्ष ने राधिका के चेहरे को एकदम से पकड़ लिया, मगर गुस्से नहीं बल्कि प्यार से। उसकी आंखों में राधिका के लिए प्यार था और एक सम्मान भी कि राधिका दूसरी लड़कियों की तरह उसके पैसे पर नहीं मरती। ना ही राधिका ने उसके पैसे को देखकर कुछ डिमांड की, जबकि अगर राधिका उससे कुछ भी चीज की डिमांड करती तब भी अक्ष को कोई परेशानी नहीं थी। मगर राधिका की इतनी प्योर सोल देखकर अक्ष को राधिका से और भी ज्यादा प्यार हो गया। अक्ष ने राधिका के माथे पर अपने होंठ रखे, जिस एहसास से राधिका की आंखें सुकून से बंद हो गई। अक्ष उससे दूर हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मैं और मेरा पैसा तुम्हारा ही तो है, तब तुम्हें उनको यूज करने में कैसी झिझक? मुझे और मेरे पैसों को तुम जितना चाहो उतना यूज कर सकती हो। इतना बोलकर उसने अपनी आई विंक कर दी। वहीं अक्ष का खुद को यूज कर सकती हो सुनकर राधिका का चेहरा लाल हो गया और वो अक्ष के कंधे पर मारते हुए बोली, अक्ष। जिससे अक्ष मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अक्ष राधिका को देखते हुए बोला, स्वीटहार्ट प्लीज मेरे लिए तुम ये गाउन पहन लो, मैं तुम्हें इस गाउन में बस एक बार देखना चाहता हूँ प्लीज। अक्ष इस वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था जो किसी को अपनी पसंदीदा चीज को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो। जैसे ही राधिका की नजर अक्ष के मासूम चेहरे पर पनी, वो उसके चेहरे पर ही खो गई, मगर फिर जल्दी से होश में आकर बोली, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त सुनकर अक्ष राधिका को देखने लगा तो राधिका ने अपना एक हाथ आगे कर दिया, जिसे देखकर अक्ष कंफ्यूजन से राधिका को देखने लगा। तभी राधिका बोली, हाथ रखिए ना। अक्ष ने एक नजर राधिका के चेहरे को और नजर उसके हाथ को देखा और अपना हाथ रख दिया। राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, प्रॉमिस कीजिए आप आज के बाद कभी भी मेरे लिए इतनी महंगी चीज या ड्रेस नहीं खरीदेंगे। जिससे अक्ष राधिका को घूरने लगा, मगर राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोली, अगर आपने प्रॉमिस नहीं किया तो मैं यह ड्रेस नहीं पहनूंगी। जिस पर अक्ष राधिका को घूरने लगा, मगर जब उसने राधिका के मासूम चेहरे को देखा वो झल्ला कर बोला, फाइन। जिससे राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधिका अभी भी ड्रेसिंग में बैठी हुई थी। उसने वो ड्रेस पकड़ी। जैसे ही वो उठने को हुई, अक्ष ने राधिका को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे राधिका ने डर से अपने एक हाथ से अक्ष के गर्दन को पकड़ ली, मगर अभी भी उसने दूसरे हाथ में ड्रेस और एक बैग पकड़ा हुआ था। अक्ष ने राधिका को ले जाकर चेंजिंग रूम में रख दिया और खुद दरवाजा बंद कर बाहर आ गया। राधिका ने दरवाजा लॉक किया और बाथरूम को खोलने लगी। उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई, क्योंकि अभी भी उसे काफी दर्द हो रहा था। चैप्टर 111। राधिका ने दरवाजा लॉक किया और बाथरूम को खोलने लगी। उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई, क्योंकि अभी भी उसे काफी दर्द हो रहा था, मगर उसने अपने दर्द को फिलहाल के लिए इग्नोर किया और उस गाउन को पहनने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो अक्ष की एक छोटी सी विश भी पूरी ना कर पाए, क्योंकि ये अक्ष का पहला गिफ्ट था जिसने उसे काफी प्यार से राधिका के लिए खरीदा था। राधिका ने उस गाउन को पहना और वो रेडी होने लगी। जब उसने खुद को मिरर में देखा तो एक बार को वो भी खुद को देखती ही रह गई। इधर बाहर अक्ष ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का टैक्सिडो सूट पहना हुआ था। वो इस वक्त मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सही कर रहा था। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई।
उसने पलट कर देखा तो वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया और एकटक अपने सामने देखने लगा, जहां पर इस वक्त राधिका खड़ी थी। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत, हॉट और सेक्सी लग रही थी। गाउन की फिटिंग राधिका की कमर को खूबसूरती से उभार रही थी और नीचे से उसका फिशकट फ्लेयर जैसे फर्श पर बहता जा रहा हो। उसकी गर्दन पर एक सिल्वर चोकर था और कानों में मैचिंग स्टोन वाले ड्रॉप ईयररिंग्स थे। उसने अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में खुले छोड़े थे, जो उसकी पीठ पर गिरते हुए उसके पूरे लुक को और भी नजाकत भरा बना रहे थे। बाल उसने सॉफ्ट कर्ल्स में खुले छोड़े थे, जो उसकी पीठ पर गिरते हुए उसके पूरे लुक को और भी नजाकत भरा बना रहे थे। हील्स उसकी स्किन टोन से भेज खाती न्यूड शेड में थी और उसके हाथ में एक छोटा सा क्रिस्टल एम्बेलिश्ड क्लच था। उसका मेकअप लाइट था, मगर हर स्ट्रोक में क्लास थी। चेहरे पर डेली बेस, जो रोशनी पंखते ही ऐसे चमक रहा था जैसे चांदनी उसके गालों में झलक रही हो। उसकी आंखों पर गहरा स्मोकी आईशैडो, जो उसकी पलकें झपकाते ही किसी जादू की तरह झिलमिला उठता। लाइनर बिल्कुल परफेक्ट विंग में था, मानो उसकी नजरों में ही कोई कहानी छुपी हो। गालों पर हल्की गुलाबी रंगत और होंठों पर एक सफल रोज पिंक शेड, जो उसके होंठों को अट्रैक्टिव बना रहा था, जिसे देखकर किसी को भी किस करने का मन करने लगे। अक्ष का भी वही हाल था। राधिका को ऐसे देखकर उसकी तो दुनिया ही थम चुकी थी। अब उसे तो ऐसा मन कर रहा था वो राधिका को कहीं छुपा दे, जहां उसे कोई भी ना देख पाए। वो खोए हुए ही राधिका की तरफ बढ़ने लगा, जिससे राधिका की सांसें अचानक तेज हो गई। तभी अक्ष एकदम से उसके करीब पहुंच गया और उसने राधिका को झटके से अपनी तरफ खींच लिया। मगर इस तरह खींचे जाने से राधिका की चीख निकल गई, जिससे अक्ष के चेहरे पर परेशानी और चिंता के भाव उतर आए। उसके माथे पर भी बल पंग गए। उसने चिंता से बोला, क्या हुआ बच्चा, दर्द हो रहा है? जिस पर राधिका की आंखों में पानी भर गया। वो रोते हुए मासूमियत से बोली, अक्ष मुझे दर्द हो रहा है। जिस पर अक्ष ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, श्श, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ। इतना बोलकर उसने राधिका को अपने गोद में उठा लिया। राधिका ने अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लिया। वो अभी भी सिसक रही थी। उसे वाकई में काफी दर्द हो रहा था। अक्ष राधिका को लेकर बेड पर बैठ गया। वो उसके बालों को सहलाकर उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने राधिका को इतने पेन में देखा, तो अक्ष को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो राधिका के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, बच्चा प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा पेन हो रहा है। उसकी आंखों में राधिका के लिए प्यार के साथ साथ एक फिक्र और गिल्ट नजर आ रहा था, जिसे देखकर राधिका को अच्छा नहीं लगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आप गिल्टी फील मत कीजिए, ये तो नॉर्मल है। फर्स्ट टाइम सबको पेन होता है। तभी अक्ष ने राधिका के माथे को चूमा और उसे बेड पर लिटा दिया, जिससे राधिका अक्ष को देखने लगी। अक्ष ने राधिका के हील्स भी उतार दिए और उसे प्यार से देखते हुए बोला, बच्चा तुम रेस्ट करो, ठीक है? तुम्हें इतना पेन हो रहा है, तुम पार्टी अटेंड नहीं कर पाओगे, इसलिए आप रेस्ट करो। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। जिस पर राधिका ने अक्ष का हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मुझे भी पार्टी में आना है। अक्ष ने राधिका को देखा और उसे समझाते हुए बोला, स्वीटहार्ट जिद नहीं करते, मेरी बात मानो और रेस्ट करो प्लीज। जिसे राधिका को मानना ही पड़ा, मगर तभी राधिका बोली, अक्ष प्लीज आप मुझे मेरे कमरे में छोड़ दीजिए। जिस पर अक्ष राधिका को देखते हुए बोला, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जिस पर राधिका ने अपने चेहरे का पाउट बनाते हुए मासूमियत से कहा, प्लीज ना। अक्ष तो उसकी मासूमियत देखकर ही पिघल गया था। अक्ष ने राधिका को अपनी गोद में उठाया और बाहर की तरफ चला गया। इस वक्त बाहर काफी लाउड म्यूजिक बज रहा था। अक्ष ने एक नज़र सबको देखा और बिना किसी की नजरों में आए वो वहां से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ निकल गया। राधिका का फोन राधिका के पास ही था, जिसमें राधिका और अक्ष की काफी क्यूट पिंक लगी हुई थी। तभी अक्ष सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे में पहुंचा। ये कमरा राधिका का ही था। अभी वहां कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि इस वक्त रामू काका पार्टी में गेस्ट को अटेंड कर रहे थे।
अक्ष ने राधिका को उसके बेड पर लेटाया और उसको एक कंबल ओढ़ी दिया। उसने कुछ देर राधिका के बालों को सहलाया। जब उसने महसूस किया कि राधिका सो चुकी है तो उसने मुस्कुराते हुए राधिका को देखा और प्यार से उसके माथे को चूमा और वहां से बाहर चला गया। चैप्टर 112। अक्ष ने राधिका को उसके बेड पर लेटाया और उसको एक कंबल ओढ़ी दिया। उसने कुछ देर राधिका के बालों को सहलाया। जब उसने महसूस किया कि राधिका सो चुकी है तो उसने मुस्कुराते हुए राधिका को देखा और प्यार से उसके माथे को चूमा और वहां से बाहर चला गया। वो राधिका के कमरे से बाहर आया तो उसकी नज़र अपनी मॉम और रामू काका पर पड़ी। सुनैना जी रामू काका को कुछ पैसे दे रही थी, मगर अक्ष ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वहां से मेंशन के अंदर चला गया। इधर गार्डन के पीछे सुनैना जी रामू काका को पैसे देने लगी, जिसे देखकर रामू काका बोले, मालकिन आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? कुछ लाना है क्या? जिस पर सुनैना जी ने एक नज़र रामू काका को देखा, फिर बिना भाव के बोली, नहीं कुछ नहीं लाना है। जिस पर रामू काका उन्हें कंफ्यूजन से देखते हुए बोले, फिर आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए मालकिन? तभी सुनैना जी बोली, मैं चाहती हूँ आप यहाँ से लंदन चले जाएं। जिसे सुनकर रामू काका हैरानी से सुनैना जी को देखने लगे। वो घबराते हुए बोले, मालकिन क्या हुआ है? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? आप हमें काम से क्यों निकाल रही हैं? हम लंदन जाकर क्या करेंगे? हमारा तो आप लोगों के सिवा कोई भी नहीं है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुनैना जी को उनको रोता देखकर बुरा लग रहा था, मगर वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। वो समाज में काफी प्रतिष्ठित परिवार की बहू थी। उन्हें राधिका से भी कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो राधिका को अपनी बेटी की तरह मानती थी। मगर वो नहीं चाहती थी कोई भी उनके परिवार में उंगली उठाए कि उनके बेटे ने एक नौकर की बेटी से शादी की है। इसलिए वो मजबूरी में ये सब कर रही थी ताकि अक्ष और राधिका आगे ना बढ़े, वरना अगर ऐसा हुआ तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और राधिका की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। तभी रामू काका बोले, हमें माफ कर दीजिए अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो। तभी सुनैना जी बोली, आपसे कोई गलती नहीं हुई है रामू काका। हम तो बहुत खुशनसीब हैं जो आपकी तरह इतने ईमानदार आदमी ने इतने साल हमारे घर और हमारी देखभाल की। हम आपके काफी शुक्रगुजार हैं। मगर आपकी अब उम्र हो चुकी है, आपकी तबीयत भी खराब रहती है। मैं नहीं चाहती आप इस उम्र में भी खुद को इतना काम करने के लिए मजबूर करें। आप पैसों या राधिका की चिंता ना करें। राधिका का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा ताकि वो अपना मेडिकल का आखिरी साल अच्छे से पढ़ सकें। उसके बाद तो वो खुद ही एक अच्छी डॉक्टर बन जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको वहाँ एक विला और सब जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। आपने इतने साल हमारा ख्याल रखा है, अब मैं चाहती हूँ आप भी थोड़ा सुकून से अपनी लाइफ को जिए। इतना बोलकर उन्होंने रामू काका के हाथों में 2 टिकट पकवाई और वो पैसे भी उनके हाथ में पकवाते हुए बोली, आपकी अभी की ही टिकट है, मगर हाँ आप अपना एड्रेस किसी को ना बताए। जिससे रामू काका सुनैना जी को देखने लगे। तभी सुनैना जी बोली, बाद में मैं ही उन्हें अच्छे से सब कुछ बता दूंगी। अब आज जल्दी से जाइए और अपना बैग कर लीजिए, वरना आपको लेट हो जाएगा। रामू काका ने एक नज़र सुनैना जी को देखा और वहां से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चले गए। रामू काका के जाने के बाद सुनैना जी बोली, मुझे माफ कर देना रामू काका, मगर मैं भी मजबूर हूँ। उन्होंने एक नज़र सर्वेंट क्वार्टर को देखा और एक लंबी आह भरते हुए वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ रामू काका अपनी थकी हुए कदमों से कमरे में पहुंचे और अपना सामान पैक करने लगे। उनकी आंखों में अभी भी नमी थी, मगर उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और सामान पैक करने लगे। राधिका अभी भी सो रही थी क्योंकि उसके शरीर में अभी भी काफी दर्द था, जिससे वो गहरी नींद में सो रही थी। रामू काका ने अपना सामान पैक किया। तभी उन्हें राधिका की याद आई। उन्होंने अपना फोन निकाला और राधिका को कॉल करने को हुए। तभी उन्होंने सोचा राधिका तो पार्टी में होगी, उसे शायद ही फोन की घंटी सुनाई दे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ही राधिका का सामान पैक कर लें, फिर उसको पार्टी से बुला लें।
इसलिए वो अपने कमरे राधिका के कमरे में जाने लगे, मगर वो जैसे ही कमरे में पहुंचे वो हैरान रह गए, क्योंकि राधिका के कमरे में राधिका लेटी हुई थी, जिससे रामू काका हैरान हो गए। वो परेशानी से राधिका के पास पहुंचे और उन्होंने उसके माथे को छुआ तो वो एकदम नॉर्मल था, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली। वो राधिका को उठाते हुए बोले, राधु उठो बेटा, क्या हुआ? तुम इस वक्त क्यों सो रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अपने पापा की आवाज सुनकर राधिका ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से बोली, बाबा आप यहाँ कैसे? पार्टी खत्म हो गई क्या? जिस पर रामू काका की आंखों में नमी आ गई, जिसे देखकर राधिका परेशानी से रामू काका को देखने लगी, मगर अचानक उठने से उसकी आंख निकल गई, जिससे रामू काका घबराते हुए बोले, राधु क्या हुआ? तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? तभी राधिका रामू काका को शांत करवाते हुए बोली, बाबा मैं ठीक हूँ। वो अचानक ऐसे उठने से शायद मेरी नस खिंच गई, जिससे रामू काका थोड़े शांत हुए। राधिका बोली, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है, सब ठीक है ना? जिस पर रामू काका ने अपने आंसू पोंछे और बोले, नहीं बच्चा, सब ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो। जिस पर राधिका हैरानी से बोली, बाबा आप मुझसे सामान पैक करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर रामू काका बोले, लंदन। जिसे सुनकर राधिका हैरान रह गई और हैरानी से बोली, क्यों? जिस पर रामू काका बोले, क्योंकि अब मैं और काम नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरा हमेशा से सपना था मैं भी लंदन रहूं, बस इसलिए मैंने मालकिन से बोलकर तुम्हारा एडमिशन लंदन के अच्छे कॉलेज में करवा दिया है। जिसे सुनकर राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा, मगर जब उसने सुना अब रामू काका काम नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि वो लंदन में रहे, तो वो कुछ नहीं बोल पाई और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। चैप्टर 113। बाबा आप मुझसे सामान पैक करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर रामू काका बोले, लंदन। जिसे सुनकर राधिका हैरान रह गई और हैरानी से बोली, क्यों? जिस पर रामू काका बोले, क्योंकि अब मैं और काम नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरा हमेशा से सपना था मैं भी लंदन रहूं, बस इसलिए मैंने मालकिन से बोलकर तुम्हारा एडमिशन लंदन के अच्छे कॉलेज में करवा दिया है। जिसे सुनकर राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा, मगर जब उसने सुना अब रामू काका काम नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि वो लंदन में रहे, तो वो कुछ नहीं बोल पाई और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रामू काका ने सच्चाई नहीं बताई कि ये उनका खुद का फैसला नहीं है, बल्कि उनको ये सुनैना जी के लिए करना पड़ रहा है, मगर फिर भी उन्होंने राधिका को भी सच्चाई नहीं बताई। रामू काका वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राधिका को अचानक से बेचैनी होने लगी। वो अक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, मगर वो अपनी बाबा की खुशी के लिए लंदन जाने के लिए रेडी हो गई। राधिका ने अपना सामान पैक किया, मगर वो लास्ट टाइम एक बार अक्ष से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने अक्ष को कॉल लगा दी, मगर अक्ष ने कॉल रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि पार्टी में काफी लाउड म्यूजिक चल रहा था, जिस वजह से रिंग ही नहीं सुनाई दी। राधिका ने उसे कितनी बार कॉल किया मगर उसने नहीं उठाई, जिससे राधिका की आंखों में पानी भर आया, मगर उसने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया। तभी रामू काका राधिका को आवाज लगाते हुए बोले, राधु आओ बेटा, हमें लेट हो रहा है। राधिका ने अपने आंसू पोंछे और लगेज पकड़कर बाहर आ गई। उसने अभी भी वही गाउन पहना था जो उसने पार्टी में जाने के लिए पहना था। वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी रामू काका ने राधिका को चलने को बोला तो दोनों वहां से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे राधिका भी अपने भारी कदमों से बाहर की तरफ आ गई। रामू काका ने एक नज़र सर्वेंट क्वार्टर और फिर एक नज़र रायजादा मेंशन को देखा और आगे चलने लगे। राधिका ने भी एक नज़र रायजादा मेंशन को देखा और आंखें बंद कर लिए। उसकी आंखों के सामने अक्ष का हैंडसम चेहरा आ गया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू अक्ष रायजादा, प्लीज मुझे कॉल कर लेना।
मैं आपको बहुत मिस करूंगी। इतना बोलकर वो भी वहां से गैराज की तरफ चली गई, जहां पर इस वक्त ड्राइवर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। रामू काका और राधिका गानी में बैठे और उनकी गानी वहां से रायजादा मेंशन को पीछे छोड़ते हुए बाहर की तरफ चलने लगी। अचानक से राधिका को बेचैनी होने लगी। वहीं पार्टी में अक्ष को भी अजीब सी फीलिंग आने लगी, जैसे उसका कोई दिल का करीबी इंसान उससे दूर जा रहा हो। उसने 2-3 गहरी सांस ली, मगर अभी भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। तभी उसने अपना फोन निकाला, मगर जैसे ही उसने उसे अनलॉक करना चाहा, तभी उसके पास सुनैना जी आ गई। सुनैना जी को देखते हुए ही उसने फोन नीचे रख दिया। तभी सुनैना जी बोली, अक्ष मुझे एक बार अपना फोन देना। एक्चुअली मेरा फोन डेड हो चुका है, इसलिए मुझे फोन चाहिए, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। जिससे अक्ष ने एक नज़र सुनैना जी को देखा और उन्हें फोन दे दिया। सुनैना जी ने अक्ष का फोन लिया, तभी उन्हें उसमें स्वीटहार्ट नेम से 30 से भी ज्यादा कॉल नजर आई, तो उन्होंने उन मिस्ड कॉल को डिलीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने राधिका का नंबर ब्लॉक किया और अक्ष के फोन से राधिका और रामू काका दोनों नंबर डिलीट कर दिए। उन्होंने एक राहत की सांस ली और अपनी एक दोस्त का नंबर उसमें डायल किया और कट कर दिया। उन्होंने फोन को अक्ष को दिया और बोली, फोन नहीं लग रहा। उसके बाद अक्ष के गाल में हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं बच्चा, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। वो अभी अपने फोन को चेक करता, उससे पहले ही 2 डायरेक्टर उसके पास आ गए और उससे बात करने लगे। अक्ष भी उनके साथ बिजी हो गया। इधर एयरपोर्ट पहुंचकर राधिका और रामू काका ने अपनी बोर्डिंग पास करवाई और एक जगह बैठ गए। तभी राधिका ने अपने फोन को देखा, जिसमें उसे अक्ष की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आई। उसे लगा अक्ष अभी भी पार्टी में होगा, मगर तभी उसने अक्ष को कॉल लगाया तो कॉल बिजी बताने लगा, जिससे राधिका हैरान रह गई। उसने 3-4 बार फोन लगाया, मगर हर बार बिजी बताने लगा। तभी राधिका को समझ आया कि अक्ष ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है, जिससे राधिका को एक झटका लगा। वो सोचने लगी, आखिर अक्ष ने ऐसा क्यों किया। मगर काफी देर बाद भी जब अक्ष का कॉल बिजी जाने लगा, तो राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने मन में बोली, अक्ष आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। क्या आप अब मुझसे प्यार नहीं करते। मगर आपकी आंखों में तो मुझे खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था, मगर आपने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने 1-2 बार और कॉल की, मगर इस बार भी वही बताया, जिससे राधिका को गलतफहमी हो गई। शायद उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसके साथ फिजिकल होने के लिए उसके करीब आया। वो ये सोच भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने तो अक्ष के साथ अपनी हद पार कर दी थी। अब उसका क्या होगा, इतना सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, जिससे राधिका की धड़कनें तेज हो गई। उसने लास्ट बार आखिरी कोशिश कर अक्ष को कॉल की, मगर अभी राधिका का नंबर ब्लॉक लिस्ट में था। इधर दूसरी तरफ अक्ष अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में बिजी था। उसे इन सब का कोई आइडिया नहीं था और नहीं उसे अपने फोन का पता था कि वो कहाँ है। लेकिन अचानक ही उसका दिल बेचैनी से जोरों से धड़कने लगा। चैप्टर 114, जिससे राधिका को गलतफहमी हो गई। शायद उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसके साथ फिजिकल होने के लिए उसके करीब आया। वो ये सोच भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने तो अक्ष के साथ अपनी हद पार कर दी थी। अब उसका क्या होगा, इतना सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, जिससे राधिका की धड़कनें तेज हो गई। उसने लास्ट बार आखिरी कोशिश कर अक्ष को कॉल की, मगर अभी राधिका का नंबर ब्लॉक लिस्ट में था। इधर दूसरी तरफ अक्ष अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में बिजी था। उसे इन सब का कोई आइडिया नहीं था और नहीं उसे अपने फोन का पता था कि वो कहाँ है। लेकिन अचानक ही उसका दिल बेचैनी से जोरों से धड़कने लगा। अक्ष ने बेचैनी से अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका दिल इतनी जोरों से कैसे धड़कने लगा। क्या हुआ अक्षय, यू ओके? तुम्हारे माथे पर इतनी एसी होने के बाद भी पसीना क्यों आ रहा है?
ऋषि ने अक्ष की तरफ देखकर पूछा। ऋषि का सवाल सुनकर अक्ष ने उसकी तरफ देखा और फेक स्माइल के साथ बोला, कुछ नहीं, शायद मुझे गर्मी लग रही है इसलिए। एक्सक्यूज मी, मैं आया। ये बोलकर वो उठा और सीधा मेंशन के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी मेन एंट्रेंस पर एक ब्लैक कार रुकी जिसकी आवाज सुनकर अक्ष के कदम रुक गए। उसने सर घुमा उस तरफ देखा जहां कार से राजवीर, दादाजी और दादी निकल रहे थे। उन तीनों को देखते ही अक्ष की एक भौं ऊपर उठ गई और ऐसा ही हाल प्रेमम का था। प्रेमम जो अपने कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ खड़ा बातें कर रहा था। राजवीर के कार रुकने पर उसने भी सर घुमा उस तरफ देखा और सामने खड़े राजवीर फैमिली के उन तीनों मेंबर को देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। रायचंद फैमिली को रायजादा फैमिली ने ही बुलाया था, क्योंकि वो जैसे भी थे दुनिया की नज़र में अमीका की फैमिली थी और रिसेप्शन में अमीका के फैमिली नहीं होने पर मीडिया इस बात को लेकर काफी ड्रामा करने वाली थी, इसलिए रायजादा फैमिली ने रायचंद फैमिली को बुलाया था। राजवीर, दादाजी और दादी के साथ वीर भी बाहर आया। उन चारों के बाहर आते ही नजरें सबसे पहले रायजादा फैमिली पर पड़ी। राजवीर जी आंखें लाल हो रखी थी और उनकी नजरें जैसे रायजादा फैमिली के मेंबर्स पर पड़ी तो उनकी पलकें शर्म से झुक गई। रूपाली और कसक दोनों ही पार्टी में नहीं आई थी। रूपाली तो अभी भी टूटी फूटी हालत में थी और कसक होटल से अभी तक वापस नहीं आई थी और नहीं राजवीर ने उसे कॉल किया था, क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद उनके पास कोई वजह ही नहीं थी कॉल करने की। दादाजी ने भारी मन से राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। राजवीर ने एक नज़र पूरी पार्टी में घुमा, अमीका को देखा, लेकिन वहां कहीं भी अमीका नहीं थी। शायद वो अभी तक पार्टी में नहीं आई थी। राजवीर ने एक गहरी सांस भरी और अपनी पलकें हाँ में झपका दी। वो चारों साथ में अंदर आए। रणवीर जी लोगों के लिहाज से रायचंद फैमिली के पास आए और फेक स्माइल के साथ उनका वेलकम किया। वहीं दूसरी तरफ रूपाली टीवी में रायजादा फैमिली की जोरों शोरों की पार्टी देख रही थी। पूरा मेंशन किसी दुल्हन की तरह चमक रहा था। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के चेहरे भी पार्टी में चमक रहे थे। बाहर की कंट्री से डांस के लिए डांसर को बुलाया गया था, जो अपने कुछ पार्टनर्स के साथ स्टेज पर सबके एंटरटेनमेंट के लिए डांस कर रही थी। वो हर एक मिनट का चार्ज करती थी। उसका चार्ज इतना था कि कोई भी उसे बुलाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन रायजादा फैमिली के लिए उसका कॉस्ट ना के बराबर था। रायजादा मेंशन की शानो शौकत देखकर रूपाली की आंखें नफरत से भर गई। इस वक्त उसे अमीका से हद से ज्यादा नफरत हो रही थी। उसका मन अमीका को जान से मार देना का कर रहा था। रूपाली ने गुस्से से सारे सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ में वाश उठाया तभी उसकी दर्द से चीख निकल गई और आंखों में पानी भर आया। उसने वापस से वाश को नीचे देखा और गुस्से में लाल आंखों से टीवी की तरफ देखकर बोली, अमीका, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, उसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। ये कहते हुए उसकी आंखों में बेनतहा नफरत नजर आ रही थी। तुमने मुझसे मेरी फैमिली, प्यार, सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा फ्रेंड्स के सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना पड़ा और तुम यहाँ शांति से खुशी की जिंदगी जी रही हो। ना बहना, ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है। ये सब बोलते हुए वो अपनी गर्दन को नामे हिला रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी और इस वक्त वो सच में किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। इधर दूसरी तरफ राजवीर की नजरें पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थी और वो थी अमीका, जो कि अभी तक पार्टी के अंदर नहीं आई थी। राजवीर अमीका को देखने के लिए काफी बेचैन हो रखे थे। अक्ष रायचंद फैमिली के जाने पर वापस पार्टी में आ गया था। प्रेमम की सर्द नजरें इस वक्त रायचंद फैमिली पर ही टिकी थी। उसकी आंखों के सामने कल का वो सीन घूम रहा था जब इन्हीं लोगों की वजह से उसकी डोल की आंखों में आंसू थे।